हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी आज की स्टोरी रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 151। रुद्र ने अपनी पगड़ी उतारकर अपने एक आदमी को पकड़ाकर फिर अपने बालों में हाथ मारकर बोला, ध्यान से देखो मिस्टर निशांत, मैं रोकी नहीं, रुद्राक्ष हूँ। रुद्र को अपने सामने देखकर निशांत की तो हवाइयां उड़ गई। निशांत ने सच में कभी नहीं सोचा था कि रुद्र और नील वापस आएंगे। निशांत पहले ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। रुद्र को देखकर तो उसे अपने साक्षात यमराज के दर्शन हो गए थे। अब तो निशांत समझ गया था कि उसका बचना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, और निशांत अगले ही पल रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो रुद्र, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। मुझे सोमनाथ ने संजय को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। उन सारे पैसों को देखकर मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने संजय को केस में फंसा दिया। रुद्र ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारे मन में पैसों का लालच पैदा हो गया था और मेरे मन में अपने बाप के मौत का बदला लेने का लालच पैदा हुआ है। तुम्हारे लालच के चक्कर में मेरे बाप ने सुसाइड कर लिया। मेरी इन्हीं आंखों के सामने उन्होंने खुद को गोली मार ली। मैं कुछ नहीं कर पाया। तुमने हम भाई बहनों के सर पर माँ बाप का साया छीन लिया। अब जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम जिंदगी की भीख मांग रहे हो। निशांत 2 कदम आगे आया और रुद्र के पैरों में गिर गया। निशांत फिर से गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो रुद्र, मैं सच में बहक गया था, मैं सोमनाथ की बातों में आ गया था। रुद्र ने अपनी गन निकाली और निशांत के माथे पर पॉइंट कर कर कहा, बेफिक्र रहो निशांत, बहुत जल्द सोमनाथ और अशोक चौहान को भी तुम्हारे पास भेजूंगा। इतना कहकर रुद्र ने गन चला दी। एक ही सेकंड में निशांत की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। रुद्र ने अपने आदमियों को देखकर कहा, इसकी बॉडी ठिकाने लगा दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि निशांत मर गया है। अफवाह फैला दो कि निशांत इंडिया छोड़कर भाग गया है। रुद्र ने अपनी गन जेब में रखी और वहां से चला गया। रुद्र पैदल ही जंगल से पक्के रास्ते की तरफ आया और वहां रुद्र की गाड़ी खड़ी थी। रुद्र गाड़ी के पास आया, उसने गेट खोला लेकिन फिर धड़ाम से गेट बंद कर दिया। रुद्र गाड़ी से थोड़ा दूर हुआ और जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। इस वक्त रुद्र के दिल में तूफान उठ रहा था। रुद्र को बेचैनी हो रही थी। तभी बारिश हो गई। रुद्र बारिश में भीग रहा था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ऐसे खड़ा था जैसे वह वहां से जाना नहीं चाहता हो। रुद्र की आंखों में पानी आने लगा। आज रुद्र खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। रुद्र की आंखों से पानी कंटिन्यू बहते जा रहा था। आज तो रुद्र के आंसुओं ने रुद्र की बात नहीं मानी थी। रुद्र के आंसुओं ने अपने ही मनमानी की थी। आज अपनी मनमानी के चलते रुद्र के आंसू उसके गाल पर लुढ़कने लगे। बारिश के पानी में वह कहीं खो से गए थे। तभी रुद्र झटके से घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रुद्र को इस वक्त किट्टू की जरूरत थी। उसे इस वक्त नील की जरूरत थी। उसे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। रुद्र सब कुछ अकेला संभालता संभालता कहीं थक सा गया था। उसे एक सपोर्ट चाहिए था जो उसके पास नहीं था। पिछले 1 साल से वह अपनी फैमिली से दूर था, नील से दूर था, लेकिन नील तो दूरी का दर्द नहीं था क्योंकि नील को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन रुद्र, उसे तो सब कुछ याद था। फिर भी वह अपने परिवार से दूर रहा। रुद्र खुद को संभालना चाहता था लेकिन आज वह सच में बहुत टूट गया था। और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ महसूस किया रुद्र ने कुछ ही सेकंड में अपने इमोशनल कंट्रोल कर लिए और खड़ा हो गया। रुद्र ने पलटकर देखा तो सामने नरेन खड़ा था। नरेन बोला, रुद्र, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, अभी से थक गए। रुद्र से रहा नहीं गया। उसने नरेन को कसकर गले लगा लिया और भरे गले से बोला, पापा, मुझे घर जाना है, मुझे किट्टू के पास जाना है पापा, दादी के पास जाना है, नील के पास जाना है, मुझे सबसे मिलना है पापा। आज रुद्र सच में एक बच्चे की तरह रो रहा था। सच में वह आज एक बच्चा बन गया था।
नरेन ने अपनी बाहें रुद्र पर कस दी। नरेन ने पहली बार रुद्र के मुंह से पापा सुना था। नरेन भी इमोशनल हो गया था। अगर नरेन का बेटा होता तो शायद रुद्र जैसा होता, लेकिन रुद्र ने नरेन को पापा कहकर नरेन की वह इच्छा भी पूरी कर दी। नरेन ने रुद्र के कमर पर रब करते हुए कहा, तो रुके क्यों हो रुद्र? प्रताप हाउस में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे एक झलक देखने के लिए रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तुम भी जानते हो जितनी बुरी हालत तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा किट्टू की है। रुद्र ने अभी नरेन को खुद से दूर नहीं किया था। रुद्र को एक सहारा चाहिए था और नरेन वह सहारा रुद्र को दे रहा था। रुद्र बोला, अभी नहीं जा सकता पापा, अभी विराट अनुष्का की शादी रोकना जरूरी है। मेरी किट्टू को हाथ लगाया था विराट ने, मैंने उसे बख्श दिया था और शायद मेरी यही गलती थी, लेकिन अब मैं विराट को छोड़ूंगा नहीं। मौत से बदतर सजा दूंगा उसे। विराट को महसूस कराऊंगा कि उसने अशोक के घर पैदा होकर कितनी बड़ी गलती की है। नरेन ने रुद्र को खुद से दूर कर कर कहा, अच्छा चलो अब तुम घर चलो, बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। नरेन ने रुद्र को अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइव कर कर सीट संभाल कर और कुछ ही देर में वहां से लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ नील गुस्से में ड्राइव कर रहा था और अवनी नील के बराबर में बैठी थी। अवनी ने भी समझ आ रहा था कि नील गुस्सा कर रहा है, इसीलिए अवनी का चेहरा उदास था। जहां नील एक सेकंड के लिए भी अवनी से दूर नहीं रहता था, वह आज नील अवनी से दूरी बना ली थी। कुछ सेकंड ड्राइव करने के बाद नील ने फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रोक दी। दोनों उतरे, अंदर चले गए। जैसे ही दोनों ने कमरे में कदम रखा, दोनों की आंखें खुल गई। शुभ ने वह कमरा बहुत सुंदर डेकोरेट करवा दिया था, एकदम जैसे न्यू मैरिड कपल की वेडिंग नाइट की तरह हो। एक सेकंड के लिए कमरा देखकर अवनी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई, लेकिन नील को इस कमरे की डेकोरेशन देखकर गुस्सा आ गया। नील को ज्यादातर गुस्सा नहीं आता था, लेकिन वह खुद अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा था। वह अवनी का पत्नी धर्म खंडित नहीं करना चाहता था। नील अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। नील ने अवनी की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ बालकनी में लेकर आ गया और झटके से उसकी कलाई छोड़कर बोला, अवनी, एक बात कान खोलकर सुन लो, जो तुम सोचती हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं नील ओबरॉय हूँ। मेरी शक्ल तुम्हारे पति से मिलती है, लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। नील के मुंह से यह सब सुनकर अवनी तो हैरान हो गई। अवनी एक सेकंड के लिए डर भी गई थी, लेकिन फिर उसने सोचा नील अपनी याददाश्त भूल गया है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। नील फिर बोला, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। नील ने अपना फ़ोन निकाला और ऑस्ट्रेलिया में खिंची हुई अपनी सारी फ़ोटो अवनी को दिखा दी। उसके साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना रजिस्ट्रेशन प्रूफ, सब कुछ अवनी को दिखा दिया। अवनी जैसे जैसे नील ओबरॉय की आइडेंटिटी देख रही थी, वैसे वैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अवनी के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नील सच कह रहा है या फिर शुभ सच कह रहा है। शुभ ने भी तो अवनी को खुलकर कुछ नहीं बताया था। यह नील है या नील की बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह पिछले 15 दिन से जिस इंसान के साथ रह रही है वह उसका नील नहीं है। लेकिन अवनी का दिल मानने को तैयार नहीं था, वह नील ही तो था। अवनी को महसूस किया था कि वह नील के साथ ही है, लेकिन नील ने जो प्रूफ दिखाए थे अवनी उसे भी नहीं तो झुठला सकती थी। अवनी ने आंसू देखकर नील ने अवनी को दिलासा देते हुए कहा, अवनी देखो प्लीज रो मत, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहता था और ना ही तुम्हारे पत्नी धर्म खंडित करना चाहता था। मैंने
महसूस किया कि तुम नील को बहुत प्यार करती हो। तुम्हारा नील वापस ज़रूर आएगा। नील की बात सुनकर अवनी वहीं बैठकर रोने लगी। नील को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था वह अवनी को कैसे संभाले। अंदर ही अंदर टूट तो नील भी गया था। नील अवनी को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसीलिए वह उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। वह अब बालकनी में बैठी हुई न जाने कब तक रोती रही। धीरे धीरे वहीं पर सो गई। शुभ ने जो डेकोरेशन अवनी और नील के लिए करवाई थी वह सारी डेकोरेशन ऐसी की ऐसी ही रही। वह फूल जो उस डेकोरेशन में इस्तेमाल हुए थे वह रात में सूख गए थे और मोमबत्तियां जो उस कमरे में जल रही थी वह भी बुझ चुकी थी। नील भी अपने कमरे में जाकर बेचैन हो गया था और फिर उसने बियर की बोतल ली और मुंह पर लगा ली। देखते देखते 4 बियर की बोतल पी गया था नील। नील को पूरी तरह से नशा हो गया था। नील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। नील चेयर पर बैठ गया और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे नहीं पता चला। अगली सुबह 11 बजे नींद की आंख खुली। उसने खुद को चेयर पर पाया। नील को एक सेकंड में कल रात की सारी बातें याद आ गई। नील चेयर से खड़ा हुआ और सबसे पहले अवनी के कमरे में गया। नील ने देखा अवनी बालकनी में बेसुध सी लेटी हुई है। नील अवनी के पास गया, उसे आवाज लगाते हुए बोला, अवनी 11 बज गए हैं, उठ जाओ, घर भी जाना है। लेकिन अवनी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। नील ने कई बार अवनी को जगाने की भरपूर कोशिश की लेकिन अवनी बोल नहीं रही थी। नील को घबराहट होने लगी। नील ने अवनी के माथे पर हाथ लगाकर चेक किया तो अवनी का शरीर बुखार से तप रहा था। नील ने अगले ही पल अवनी को गोद में उठाकर अंदर ले आया। नील ने अवनी को बेड पर लेटाया और डॉक्टर को कॉल किया। नील ने डॉक्टर के आने से पहले उस कमरे की सारी डेकोरेशन हटा दी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने अवनी को चेक किया। डॉक्टर बोला, आपकी बीवी शायद रात भर ठंड में रही है, इसीलिए उन्हें तेज बुखार हो गया है। मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, आप इन्हें दे दीजिए और अगर बुखार न उतरे तो आप ठंडा पानी की पट्टी उनके माथे पर रख दीजिए। डॉक्टर के कहे मुताबिक नील ने अवनी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखना शुरू कर दिया। नील पिछले 2 घंटे से अवनी के माथे पर ठंडे पट्टी रख रहा था लेकिन अवनी का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। नील ने 2 घंटे बाद डॉक्टर को फिर कॉल किया। थोड़ी देर में डॉक्टर फिर आ गया। डॉक्टर ने अवनी को चेक कर कर कहा, मुझे लगता है मुझे उन्हें थोड़ा हैवी डोज का इंजेक्शन देना होगा। नील बोला, आपको जो करना है कीजिए लेकिन अवनी को होश में लाइए। डॉक्टर ने अवनी को इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर बोला, अब आपकी बीवी को शाम तक होश आ जाएगा। डॉक्टर वहां से चला गया। नील अवनी का हाथ पकड़कर चेयर पर वहीं बैठ गया। इस वक्त नील की हालत बहुत बुरी थी। ना तब अपना प्यार एक्सेप्ट कर पा रहा था और ना ही अवनी को खुद से दूर कर पा रहा था। शाम के 5 बजे अवनी को होश आया। अवनी ने धीरे से आंखें खोली तो उसके सामने नील था। नील भी शाम तक अवनी के पास ही बैठा था। इस वक्त जितनी डिस्टर्ब अवनी थी उससे कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब नील था। नील ने अवनी को सहारा देकर बैठाया, उसकी कमर के पीछे तकिया लगाया ताकि वह ठीक से एडजस्ट होकर बैठ जाए। अवनी ने कुछ नहीं कहा, ना ही वह अब रो रही थी और कल रात अवनी बहुत रोली थी। अब उसके आंसू सूख चुके थे। नील बोला, अवनी कुछ खाओगी? अवनी ने ना में गर्दन हिला दी। नील फिर बोला, अवनी अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब नील आएगा तो तुम्हें इस कंडीशन में देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अपने लिए ना सही, नील के लिए कुछ खा लो। अवनी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी बल्कि उसने नील की तरफ मुंह फेर लिया। नील अवनी के पास से चला गया। नील नीचे गया, उसने वेजिटेबल सूप बनाया और फिर अवनी के पास वापस आया। नील ने बहुत प्यार से सूप में चम्मच डुबोकर
अवनी की तरफ बढ़ा दिया। नील बोला, अवनी प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मेडिसिन लेनी है। अगर मैं तुम्हें इस कंडीशन में घर लेकर जाऊंगा तो दादी मुझ पर चिल्लाएगी। अवनी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वह बोलने की हालत में ही नहीं थी। बोलती भी क्या क्या कहती नील से। अवनी तो जहाँ पहले खड़ी थी अभी भी वहीं खड़ी थी। नील के इंतजार में वहीं खड़ी थी। नील ने थोड़ा फोर्स करने पर अवनी ने सूप पी लिया। नील ने अवनी को मेडिसिन दे दी। नील अवनी को लेकर प्रताप हाउस वापस आ रहा था। रास्ते में अवनी ने नील से कोई बात नहीं की। अब वह नील से बात करना नहीं चाहती थी। नील भी अवनी की कंडीशन समझ रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच खामोशी आ चुकी थी। दूसरी तरफ अशोक चौहान अपने कैबिन में सोफे पर बैठा था और सोमनाथ राठौड़ उसके सामने चक्कर लगा रहा था। सोमनाथ राठौड़ बोला, हो ना हो यह काम शुभ का ही है। उसी ने निशांत को मारकर यह अफवाह फैला दी है कि निशांत इंडिया से भाग गया है। अशोक बोला, मुझे नहीं लगता यह काम शुभ का है। कोई और है जिसने निशांत को मारा है। जिस वक्त निशांत किडनैप हुआ उसे वक्त शुभ अपने ऑफिस में था। वह दोनों बॉडीगार्ड जय और वीरू भी उसी के साथ उसी के ऑफिस में थे। मुझे नहीं लगता निशांत को शुभ ने मारा है। कोई और है जो हमसे छुपा हुआ है। सोमनाथ बोला, तुम क्या कहना चाहते हो कि रुद्र वापस आ गया है? अगर नील प्रताप हाउस में है तो रुद्र भी वापस आ गया होगा। सोमनाथ, नील को गोली लगी थी, वह तब भी बच गया, जबकि रुद्र तो सही सलामत उसके पीछे नदी में कूदा था। रुद्र को डेफिनेटली जिंदा होगा। शायद वह हमारे आसपास ही है लेकिन सामने नहीं आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है निशांत को रुद्र ने मारा है और अगर ऐसा है तो अब हम दोनों को भी वह बहुत जल्द अपना शिकार बनाएगा। अशोक बोला। सोमनाथ ने एटीट्यूड के साथ कहा, वे खुद शिकार हो जाते हैं जो सोमनाथ राठौड़ को शिकार बनाते हैं। सोमनाथ राठौड़ ने हारना नहीं सीखा है। अगर रुद्र वापस भी आ गया तो भी उसे मात ही हासिल होगी। अशोक चौहान ने कहा, सोमनाथ अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर सोचो, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वह हमसे फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग हो गया है। हमारा आधे से ज़्यादा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया है। हमें अपने बच्चों की शादी डिले करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम एक वेडिंग ऑर्गेनाइज कर सके। सोमनाथ कहते हैं कि घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर रुद्र प्रताप वापस आ गया तो वह इस वक्त घायल शेर है और हमें उससे डर कर रहना चाहिए। हर वक्त एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा सोचो जिससे हम रुद्र की कमर तोड़ सके। अशोक के समझाने से सोमनाथ समझ रहा था, कहीं ना कहीं अशोक का डर सही था। रुद्र इस वक्त घायल शेर था और घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। अब तक तो रुद्र नियम से लड़ रहा था लेकिन अब तो इस महाभारत में कोई भी नियम रुद्र फॉलो नहीं करेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस स्टोरी को लाइक कीजिए और इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए।